धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं, और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताबें भी उपलब्ध हैं। लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मितव्ययिता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक छोटी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराए। जेसी लिवरमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 में हुआ, और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद 100 मिलियन थी। 1929 में जेसी लिवरमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावट जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवरमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों को बाद में काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवरमोर की पत्नी डोरोथी काफी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजों के आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के साथ रोते हुए जेसी का दरवाजे पर स्वागत किया, और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबीथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे, यह समझने से पहले कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई। भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं, और जो भी चाहें वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवरमोर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफी समृद्धि प्राप्त की। जैसे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी, उन्होंने वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया, स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया जिसने 2 पैराग्राफ में एक दुखद अंत दर्शाया। बर्नार्ड एच सैंडलर, 225 ब्रॉडवे के वकील, से कल माउंट वर्नन की श्रीमती अब्राहम जर्मांस्की ने अपने पति को ढूंढने में मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता हैं। 50 वर्षीय जर्मांस्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर हैं, सैंडलर के अनुसार उन्होंने स्टॉक में पर जमकर निवेश किया है। सैंडलर ने कहा कि श्रीमती जर्मांस्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट में स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकर टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रॉडवॉक की ओर जा रहे थे, और वह, जैसा कि हम जानते हैं, अब्राहम जर्मांस्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जर्मांस्की को बर्बाद कर दिया, और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़ें तो इनकी कहानियां फिर एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़ा निवेश किया। यह उनके सर से ऊपर चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए, और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसीएल लिवरमोर, 1100 पार्क एवेन्यू में रहने वाले स्टॉक मार्केट ऑपरेटर, लापता हैं और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स 1933 में लिखा। वे वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मांस्की और लिवरमोर में एक समानता थी। वे दोनों धनवान बनने में बहुत अच्छे थे, और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है, और आय के हर स्तर पर संपत्ति प्राप्त करना एक बात है, और इसे बनाए रखना दूसरी। अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना हो, तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूंगा। जैसा कि आप अध्याय 6 में देखेंगे, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फार्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची का प्रति दशक औसतन लगभग 20% का आवर्त है, जिसके कारणों में मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य को राशि हस्तांतरण करना नहीं है। 17 पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक यह भी है कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल हैं।
धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है। लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस अड़ग की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छिन भी सकता है। इसके लिए मितव्ययिता और यह मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है, इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। एक बार चार्ली रोज ने सिक्वोया कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोरिट्ज से पूछा कि सिक्वोया को इतनी सफलता कैसे मिली। मोरिट्ज ने कहा, दीर्घायु, यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ वीसी कंपनियां 5 या 10 साल तक सफल होती हैं, लेकिन सिक्वोया 4 दशक तक समृद्ध होती रही है। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मोरिट्ज, मुझे लगता है कि हमें व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज, सच में? तो क्या यह डर है? सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं। मोरिट्ज, यह काफी हद तक सच है। हम मानते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाह नहीं हो सकते। हम यह नहीं मान सकते कि अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित होती है। यहाँ पर भी उत्तरजीविता, न तो विकास, न बुद्धि और न ही अंतर्दृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिकता संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है, कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, कंपाउंडिंग का प्रति अंतः प्रज्ञात्मक गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करती है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह बिल्कुल ब्लूट के वृक्षों को उगाने जैसा है। 1 साल के विकास में कुछ खास उन्नति नहीं दिखती, 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है, और 50 साल का समय कुछ पुनर्तः असाधारण रच सकता है। लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजरकर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभव करता ही है। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफेट ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनियों, सबसे सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधकों को कैसे ढूंढा। यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे ऋण के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबराकर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसाय प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्यनीति, किसी एक वैश्विक नजरिए या गुजरते प्रचलन से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए। सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा निवेश करने के कारण निवेशक अपनी राशि नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने खुद को अक्रियाशील नहीं होने दिया और न ही हार मानी या सेवानिवृत्त हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की, और दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए यह एक पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको रिक गुएरिन की कहानी सुननी होगी। सुना होगा आपने संभवतः वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुएरिन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और व्यवसाय प्रबंधकों के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गया, कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में। निवेशक मोहनीश पब्राई ने एक बार बफेट से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे, हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूं कि 1973-1974 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था, और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने बर्कशायर स्टॉक वॉरेन को बेच दिए। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के बर्कशायर स्टॉक 40% से भी कम की दर में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन और रिक धनवान होने में समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था, और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका कुछ इस तरह उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरे की आवश्यकता होती है। आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। 1. बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूं, और अगर मैं अटूट हूं, मुझे लगता है कि मुझे बड़े प्रतिफल मिलेंगे, क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूंगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना कमाल दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नकद धन रोक कर नहीं रखना चाहता। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसका मूल्य बहुत ऊपर जाए।
बुल मार्केट के दौरान नकद धन रोकने से आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नकद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%, एक यह 9% का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नकद धन आपको बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नकद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वह 1% प्रतिवर्ष नहीं है, यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय की स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल में अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करती, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत तक टिके रहें विशेषतः अस्तव्यस्तता और तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। लंबे समय। 2. योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम न कर रही हो। वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है, कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसी कुछ ही योजनाएं होती हैं जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती हैं। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई हैं, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर, आवास में उछाल और गिरावट जिसके कारण लगभग 10 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए, आर्थिक संकट जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई, रिकॉर्ड तोड़ देने वाली स्टॉक मार्केट की रैली, और कोरोना वायरस जिसने इस किताब के लिखे जाने के समय पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वह वास्तविकता की मार झेल सके, और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी की वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तथ्य को नहीं झुठलाती, बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप यह कह सकें कि अगर अगले 30 वर्षों तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह प्रतिवर्ष 4% भी रहे तो भी मैं संभाल लूंगा, उतनी ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए कि वे एक ऐसी परिस्थिति में बस काफी हद तक ठीक थे जहां चीजों को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है। यह कई रूप में पाया जाता है, एक मितव्ययी बजट, नम्य सोच और एक अबद्ध समय रेखा, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। यह रूढ़िवादी होने से अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना है। सुरक्षा सीमा का मतलब जोखिम के एक स्तर पर अपनी उत्तरजीविता की संभावना को बढ़ाकर सफल होने की संभाव्यता को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतनी ही कम अनुकूल परिणाम हासिल करने की आपकी अत्यावश्यकता। 3. एक संतुलित व्यक्तित्व जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाली अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है, और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप यह जानते हैं, बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास की वक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अनन्य नहीं हैं। यह अवधारणा की दीर्घकाल में कुछ उन्नत हो सकता है, भले ही लघु काल में हास्यास्पद लगे, यह सहजज्ञ नहीं है, लेकिन जीवन में अधिकतर चीजें ऐसे ही काम करती हैं। 20 की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग आधे अंतर्ग्रथनी संयोजन खो देता है जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे, जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिका पथ साफ होते जाते हैं। लेकिन एक औसत 20 वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्षीय बच्चे की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि यह अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। कल्पना कीजिए यदि आप एक बच्चे के माता या पिता हैं और आप अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाएं। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के मस्तिष्क में अंतर्ग्रथनी संयोजन कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे, यह ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है। हमें व्यवधान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जो आप देख रहे हैं वह प्रगति का आम रास्ता है। अर्थव्यवस्था, मार्केट और करियर भी इसी प्रकार के पथ पर चलते हैं, क्षति के बीच विकास। पिछले 170 वर्षों में यूएस अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कुछ इस प्रकार रहा। 100 वास्तविक प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अवधि में क्या हुआ? आखिर कहां से शुरू करें?
9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 बिलियन अमरीकी मारे गए। कुल स्थापित की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गई। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र एक वर्ष में लगभग 675,000 अमरीकी फ्लू महामारी में मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में कम से कम 400 अमरीकी नागरिकों की मृत्यु हुई। 33 मंदियां कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चलीं। उन मंदियों में से किसी एक का भी पूर्वानुमान करने वालों की संख्या 0 रही। स्टॉक मार्केट में किसी हाल ही की ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। कम से कम 12 बार स्टॉक्स के मूल्यों में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से पार हुई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद, ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपे। इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है, लेकिन मुश्किल से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसे बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीजों को श्वेत और श्याम में देखना आसान है बजाय सूक्ष्मांतर को समझने के। लेकिन दीर्घकालिक आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघुकाल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जेसी लिवरमोर ने यह कठिन रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों को बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्हें लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वे अपराजेय थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहने की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलताएं सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती हैं। यह एक महंगी बीमारी है, उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हंस किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे, यह समझने के लिए कि आपदा के बीच प्रगति को समझना इतना कठिन क्यों हो सकता है।